हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द शक्ति। और शब्द शक्ति के अंतर्गत क्या क्या विषय वस्तु होती है उसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारी जो शब्द शक्ति का जो विषय है, परिचय है, ये कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक है। तो यदि एक बार इसको अच्छे से समझ लिया जाए तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं परीक्षा में वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। तो चलते हम लोग शब्द शक्ति की ओर और एक एक विषय वस्तु को ध्यान से समझेंगे। और इसके बाद भी यदि आपके कोई प्रश्न है या आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं समझाने में सही नहीं हो समझा पा रहा हूं आपको, या कहीं भी ऐसी विषय वस्तु है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और कोई भी विषय वस्तु से समस्या हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। चलते हम लोग सबसे पहले शब्द शक्ति को देखेंगे। हम लोग कौन कौन से विषय पर हम सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसकी परिभाषा। तो दोस्तों, सबसे पहले शब्द शक्ति की परिभाषा है तो देखेंगे हम लोग। देखो, ये बहुत बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद भी मेरी एक पुस्तक है, उसको भी मैंने इसमें पीडीएफ के रूप में गूगल पर अपलोड किया हुआ है। यदि आप चाहो तो उससे भी सहायता ले सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले परिभाषा। तो बिल्कुल आसान सी परिभाषा, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द का जो अर्थ होता है, अर्थात शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, कम से कम शब्दों में अपने को किसी विषय वस्तु को सीखना है। व्याकरण को यदि हम ज्यादा नियम कानून से सीखेंगे तो हम लोग उसमें उलझ जाएंगे। तो आराम से अपने को सीखना है। तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं, ये एक परिभाषा है। और हमारे लिए जो निदानात्मक एक पुस्तक आई है ना, उस पुस्तक में भी शब्द शक्ति के बारे में बहुत अच्छा विवरण दिया हुआ है इस पुस्तक में भी। तो हम इससे भी उसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो देखते हैं। शब्द का अर्थ, शब्द के अर्थ का मतलब कोई भी शब्द है और उसका अर्थ का जो भी बोध करा दे वही शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है ना। अब इसके बाद शब्द शक्ति को हम लोग संक्षेप में शक्ति कहते हैं। इसे वृत्ति या व्यापार भी कहा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, मिठाई या चाट का नाम सुनते मुंह में पानी भर आता है। सांप या भूत का नाम सुनते मन में भय का संचार होता है। ये प्रभाव अर्थगत है। जैसे हमने किसी विषय वस्तु का नाम सुना तो कभी भय होगा, कभी प्रसन्नता होगी, कभी खुशी होगी, कभी डर होगा। तो जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है, जैसे हमने किसी शब्द को सुना, कई बार आप ऐसी चीज सुन लेते हो तो कभी आपको आश्चर्य होता है, कभी आप डर से थर थर कांप जाते हो, कभी आप प्रसन्न हो जाते हो आप कोई ऐसा शब्द सुन करके। उदाहरण के लिए, मान लो आपका रिजल्ट आया और आपने शब्द सुना कि आपने पूरी क्लास को टॉप किया, तो आपको एकदम प्रसन्नता होगी। और आपने वही शब्द सुना तो यार आपका तो रिजल्ट ही नहीं बता रहा, नोट फाउंड आ रहा है, इसका मतलब आप गए। तो वहां पर भय। तो कुल मिला के एक ही शब्द से कौन कौन से अर्थ देखते हैं हम लोग आगे शब्द। और मेरा कहने का मतलब ये है, हर चीज व्याकरण में विस्तार से दी हुई है, लेकिन हम लोग उतना ही तैयारी करें जितना परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी। तो देखते हैं क्या क्या उपयोगी है और क्या क्या विषय वस्तु है। सबसे पहले, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, हम सभी जानते हैं। और ये तीनों ही प्रकार की, देखो, शब्द और अर्थ के अनुरूप शब्द की 3 शक्तियां होती हैं। ठीक है, इनका नाम अपने को ध्यान रखना है। पहली अभिधा है ना, अभिधा है। और दूसरी शब्द शक्ति है ये अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, अभिधा मैं आपको पहले आसानी भाषा में समझा देता हूं, फिर अपन इससे समझें। अभिधा मतलब किसी ऐसा वाक्य जिसका सीधे अर्थ ग्रहण कर लिया जाए। जैसे कि गोविंद बाजार जाता है, गोविंद खाना खाता है, ऐसे चीज का सीधा अर्थ निकलता हो, वो अभिधा शब्द शक्ति। मैं पहले आपको नियम बिना नियम के समझा रहा हूं। फिर लक्षणा, अर्थात किसी का लक्षण बताता है। गोविंद तो गाय है, मतलब गाय की तरह है ना। महाराणा प्रताप तो शेर थे, अर्थात किसी को किसी के लक्षण जैसा बताया। वह लड़का तो गधा है, मतलब सीधे सीधे मूर्ख नहीं कह रहे उसे, या किसी को वीर नहीं कह रहे, सीधा ऐसा कर देंगे कि जैसा कोई जानवर है, प्राणी है, कोई शेर वीर होता है तो हम कह दें कि ये बच्चा तो शेर है ना। और कोई कहते हैं कि ये बच्चा तो बिल्कुल गाय है। तो लक्षण द्वारा इसे किसी वाक्य को बोला जाए तो वह लक्षणा शब्द शक्ति होती, बिना किसी लाग लपेट के अपने को सीखना। इसका व्यंजना, किसी को व्यंग के द्वारा किसी शब्द को समझाया जाए, व्यंग करके। अर्थात जैसे मैं आपको बता दूं कि व्यंग्यार्थ होता है, जैसे मान लो एक बस चल रही है और बस वाला जब सवारी उतार रहा है, चढ़ा रहा है, तो रास्ते में जैसे मान लो भानपुरा से बस चली और बस गरोठ पहुंची, तो बस वाला कहेगा गरोठ गरोठ। इसके अलावा जैसे उसने गरोठ शब्द बोला, गरोठ से जो भी सवारी को गरोठ उतरना उतर जाएगी। मतलब जिस सवारी को वहां उसका अर्थ ग्रहण करना और जिसको गरोठ से कोई मतलब नहीं वो उसमें बैठी रहेगी। जैसे मान लो, जैसे घर पे आपको शाम को कहा पापा ने शाम को 6 बज गए, तो 6 बज गए का मतलब 6 बज गए नहीं है, 6 बज गए का मतलब अपने को दीपक अगरबत्ती लगाना। अर्थात शब्द कुछ और हो, उसका अर्थ कुछ और हो। जैसे मान लो आपने कोई गलती की है और मम्मी आपसे कहती है आजा तुझे प्रसाद मिलेगी, आज शाम को पापा जा रहे प्रसाद देंगे तुझे, तो शब्द कुछ और है
उसका अर्थ कुछ और है। तो मैं आपको एक बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी हमारी निदानात्मक परीक्षा जो पुस्तक उसमें एक प्रश्न आया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न हमने सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। उसमें लिखा था कि व्यंजना शब्द शक्ति में कौन सा अलंकार होता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो व्यंजना शब्द शक्ति में कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति कैसे होता है कि वक्रोक्ति में हम टेढ़ा कथन बोलते हैं, कहते कुछ और हैं और अर्थ कुछ और लगता है। आई समझ में? तो इसी को देखते हम लोग आगे, इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहां पर शब्द शक्ति 3 प्रकार की है दोस्तों, है ना। तो मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे बिना किसी लाग लपेट के। तो पहले है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, अभिधा में क्या होता है? मुख्य अर्थ जो होता है सीधा ही उसी अर्थ का, जैसा है वाक्य वैसे अर्थ ग्रहण कर लिया जाए। इसके बाद फिर हम लोग लक्षणा के माध्यम से किसी के लक्षण बता करके, तो ये इसका लक्षण है गाय जैसा है, कि गधे जैसा है, कि कुत्ते जैसा है, कि भैंस जैसा है, कोई मोटा है तो कोई हाथी जैसा है। तो कुल मिलाकर के लक्षण के द्वारा और व्यंग के द्वारा कोई चीज बताई जाए तो हम एक और चीज बता रहा हूं, है ना। अभिधा से जो भी अर्थ निकलता है उसका नाम होता अभिधेयार्थ। लक्षणा से जो भी अर्थ निकलता है उसका नाम होता लक्ष्यार्थ, और व्यंजना से जो भी अर्थ निकलता है उसका अर्थ होता है व्यंजनार्थ, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। शब्द शक्ति के प्रकार अभी ऊपर हो ही गया। अभिधा, है ना, ये अंग्रेजी में है इनके, है ना, लिटरल सेंस ऑफ ए वर्ड, है ना। लक्षणा जो कि ये फिगरेटिव होता है, मतलब जिसके फिगर के हिसाब से, उसके फिगर कैसा है, मोटा है, पतला है, उसका कैसा बर्ताव, उस हिसाब से उसके लक्षण है। और इसके बाद है फिर व्यंजना यानी सजेस्टिव, यानी उसका सजेशन। और व्यंजना में क्या होता है कि शब्द और बोला जाता है और अर्थ उसका और लगाया जाता है। हम देखते हैं अब ये 3 है। सबसे पहले एक एक शब्द शक्ति को समझेंगे, बहुत कम समय में समझेंगे हम लोग। जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात सांकेतिक यानी पहला ही जो अर्थ निकालना हो, मुख्य अर्थ का बोध हो, जैसा अर्थ निकालना हो, कि जैसे राजेश बाजार जा रहा है, राजेश पुस्तक पढ़ रहा है, ऐसा साधारण, वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है? जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात सांकेतिक, ये सब ये हटा दो, सब सांकेतिक अर्थ का बोध हो, चाहे तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कि जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध हो उसे अभिधा शब्द शक्ति। बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ, आप तो ऐसे समझो कि जिस शब्द का, जिस वाक्य का अर्थ सीधा ही ग्रहण कर लिया जाए वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। चलते हम लोग अगले। इसके बाद जैसे बेल खड़ा है, इस वाक्य को सुनते ही बेल नामक विशेष प्रकार के जीव को, जैसे हमने बेल खड़ा है, और यही लक्षणा में हम कहते हैं जैसे कोई हाथी खड़ा है मतलब कोई मोटा लड़का खड़ा है, वहां अर्थ बदल जाएगा। लेकिन यहाँ बेल खड़ा मतलब बेल ही खड़ा है, गधा खड़ा मतलब गधा ही खड़ा है ना। जैसा है वैसा ही वाक्य का अर्थ लेंगे, और तो उसे आदमी या किताब नहीं समझेंगे, बेल ही समझेंगे। आई समझ में? यहाँ बेल एक वाचक शब्द है, और जिसका मुख्य अर्थ जो है वो एक जीव से है, जो कि परंपरा कोश या व्याकरण में है। कुल मिलाकर के अपने को इतने नियम में नहीं जाना, सीधा सा जिसका सीधा अर्थ ग्रहण कर लिया जाए वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। चलते हैं आगे। इसके बाद ये अभिधा शब्द शक्ति बहुत बड़ी है ना, तो अपने को इतना, इसका अपने को इतना ज्यादा अर्थ नहीं समझना। ये निराला की कविता है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो ठीक है, अपने को अभिधा का महत्व है, बहुत विशाल तरीके से इसको समझाया जा रहा है। तो अपने को, और इसका अभी शॉर्ट रूप और देखेगा तो अपन और जगह देख लेंगे, लेकिन फिलहाल इसको समझ लेते। इसके बाद आते हैं लक्षणांक, है ना। कहते फिगरेटिव, मतलब जैसे फिगर के हिसाब से उसका व्यवहार कैसा है, लक्षण कैसा है ना। तो अभिधा के, अब ध्यान से सुनना इसकी परिभाषा। कभी भी परिभाषा पूछे तो आपको गड़बड़ नहीं होना है। परिभाषा पूछे तो आपको क्या लिखना है, देखो। अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से, पहले सीधा अर्थ निकल जाए तो अभिधा। अब मान लो जहां अभिधा अर्थ निकालने में मतलब वो सक्षम न हो, असमर्थ हो जाए, वो अर्थ नहीं निकाल पा रहा है, तो अभिधा के असमर्थ होने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ निकले उसे लक्षण। यदि सीधा अर्थ निकल गया तो अभिधा है, और जहां अभिधा अर्थ निकालने में सामर्थ्यवान न हो, असमर्थ हो जाए, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है ना। लक्षणा के लिए 3 शर्तें होती है, तो इतना बड़ा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। 2 लक्षणा के 2 भेद हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं, बाकी अनर्गल चीजें हम लोग नहीं समझेंगे। देखो, सबसे पहले मुख्य अर्थ में बाधा होगी। जैसे ही कोई मुख्य अर्थ होगा, जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैं कह रहा हूं
कि ये व्यक्ति तो गधा है, तो व्यक्ति गधा कैसे हो सकता है? तो थोड़ी देर के लिए बाधा उत्पन्न होगी, लेकिन हम यूं समझेंगे गधा ने वो गधे के जैसा है, गधे के जैसा मूर्ख है ना। जैसे हमने कहा कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी की टेढ़ी, अब उस अर्थ का मतलब कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होना नहीं है, हम किसी दूसरे व्यक्ति को उसके जैसा बता रहे हैं। तो लक्षणा एक और ध्यान रखना, जहां मुहावरा होगा वहां लक्षणा शब्द शक्ति होगी, इस बात ध्यान हमको को रखना है। आगे देखते हैं, तो मुख्य अर्थ बाधित होगा, दूसरा अर्थ अनिवार्य रूप से मुख्य अर्थ से संबंधित होता है, रूढ़ि या प्रयोजन के माध्यम से। जिसको मैंने देखा आपको मुहावरा 9 2 11 हूं आई समझ में। जहां मुहावरा होगा, एक और बात ध्यान रखना, जहां मुहावरा होगा वहां लक्षणा शब्द शक्ति होगी। कभी भी आपसे पूछे कि मुहावरे में कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। जितने भी मुहावरे उनमें सबने ये मुहावरा भी हमारे सामने दिख गया। तो वैसा बोलने का चलन, जैसे यहां पर है ना, तो ये जैसे मुझे देखते हुए 9 2 11 हो गया, तो इस वाक्य में 9 2 11 होना भी एक मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, लेकिन हमने भाग जाना नहीं बोला, हमने उसको ऐसा नहीं बोला कि मूर्ख है, हमने कहा है तो गधा है, हमने सीधा तो इस तरह उसका लक्षण बताया। ठीक है, अब मुझे देखते ही वह अब इसके बाद ठीक है, अपना काम जितना है उतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद और इसका और भी रूप दिखेगा तो आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा लक्षणा शब्द शक्ति हुआ, और इसके उदाहरण और देख लेते हैं, है ना। ये सभी मुहावरे और लोकोक्तियां जो होती है सब में लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मैंने आपको बोला अभी, तो मुहावरे जितनी भी होती हैं सबकी लोकोक्तियां भी होती है, सब में लक्षणा। जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना एक मुहावरा है, तो आपको ध्यान रखना इस बात का है। हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, हिंदी की व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हमें हिंदी व्याकरण की बारीक से बारीक बात भी पता होना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं, जैसे हंसा थे सो उड़ गए, कागा भय दीवाने लोकोक्ति है, जाके पैर ने फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई, खोदा पहाड़ निकली चुईया, इस तरह की। इसके बाद ये बहुत सारे हैं, तो जितनी भी कविताएं ऐसी होती है उसमें। अब इसके बाद आगे देखते हैं, लक्षणा के भेद होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको ऐसा न लगे कि बहुत बड़ा हो रहा है। देखो मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझा देता हूं। रूढ़ी और प्रयोजना, रूढ़ का मतलब है, जैसे हम लोग गधा बोलते हैं तो गधा एक मूर्ख के लिए रूढ़ पड़ गया। हम लोग जैसे गधा बोलेंगे, जैसा अपन कहेंगे वो व्यक्ति गधा है, तो सबके दिमाग में यही आएगा वो व्यक्ति मूर्ख। कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रचलन समाज के साथ साथ उनका अर्थ फिक्स हो गया, का गधा बोलेंगे तो मूर्ख है, कुत्ते की पूंछ बोलेंगे तो जैसी आदत है वैसी है ना, हाथी बोलेंगे तो मोटा है। कुछ चीजें रूढ़ पड़ गई और उनका अर्थ हम वैसे ही लेने लगे, चाहे उनका अर्थ कुछ और रहा हो, लेकिन फिलहाल हमने उनका फिक्स अर्थ लगा लिया। कि जैसे ये जो है ना, जैसे वो कहते हैं ये व्यक्ति तो गाय है, तो गाय का मतलब है वो व्यक्ति रूढ़ पड़ गया। गाय का मतलब कोई भी जानवर नहीं लेगा, तो गाय का मतलब जानवर है, नहीं, ये व्यक्ति सीधा है। वो बच्चा तो शेर है, तो शेर का मतलब है वो बच्चा वीर। तो कुछ चीजें रूढ़ पड़ गई कि शेर बोलेंगे तो वीरता के लिए, गाय बोलेंगे तो सरलता के लिए, इस तरह से गधा बोलेंगे तो मूर्खता के लिए। तो इस तरह के कुछ शब्द हैं, है ना, जो कि रूढ़ हैं। जैसे उदाहरण, ये तो एकदम राजा हरिश्चंद्र है, तो राजा हरिश्चंद्र का मतलब राजा हरिश्चंद्र नहीं है, वो राजा हरिश्चंद्र की तरह ईमानदार है। आ रही मेरी बात समझ में सबको? तो यह लिखा रहा है आप तो एकदम राजा हरिश्चंद्र है, तो राजा हरिश्चंद्र का मतलब राजा हरिश्चंद्र नहीं है, आप राजा हरिश्चंद्र की तरह ईमानदार है, सत्यनिष्ठ है। आ रही समझ? मैं कह दूं ये लड़का तो एकदम गाय है, तो गाय का मतलब, जैसे मैं कह दूं कि अपना केशव तिवारी जो है वो एकदम गाय, तो गाय का मतलब क्या हुआ? एकदम सीधा साधा बच्चा, है ना। मैं आपसे कह दूं कि हमारा सचिन तो शेर है, तो शेर के मतलब बहादुर है। आई समझ में? है ना। हम मैं कह दूं कि हमारा जो देवेश है वो तो मक्खी चूस है, तो उसका मतलब है कंजूस है। कुल मिलाकर के सीधा सीधा अर्थ उसका नहीं निकलना है ना। और इसके देखो, ये इसके अलावा जैसे कविता वगैरह है, तो अपने को इतना नहीं जाना। रूढ़ यानी पुराने जमाने के हिसाब से जो कहावतें हैं, कहावत के हिसाब से, है ना, अपन कहावतों के हिसाब से यदि किसी को पुरानी, जैसे अपने फिक्स कर लिया कि हाथी बोले, जो गाय बोलेंगे तो ऐसा अर्थ निकलेगा, गधा बोलेंगे तो ऐसा अर्थ निकलेगा, इस तरह से, ठीक है। अब प्रयोजन का मतलब क्या होता है? अपने हिसाब से अर्थ, रूढ़ यानी पुराने जमाने के हिसाब से अर्थ निकालना, और प्रयोजन यानी आज के जमाने के हिसाब से अर्थ निकालना, जैसा मेरा मतलब है। देखते हैं, देखो मुख्य अर्थ, जैसे प्रयोजनवती लक्षणा कहां होती है? सबसे पहले रूढ़ि लक्षणा की परिभाषा नोट कर लेना, चाहे तो नोट कर लो और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कि जहां रूढ़ि के कारण, रूढ़ यानी पुराने जमाने के अर्थ के कारण भिन्न लक्ष्यार्थ का बोध हो, वहां रूढ़ि लक्षणा होती है। सीधी सी बात है, मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद प्रयोजनवती क्या है? प्रयोजन के कारण, जहां आपका मतलब सिद्ध हो रहा हो, बस अब आज के वो केवल वो अर्थ आज के हिसाब से रहेगा, पुराने जमाने के हिसाब से नहीं रहेगा।
तो अब जहां प्रयोजन के कारण, जैसे मान लो है ना, अभी देखते हैं क्या अर्थ होगा। जहां प्रयोजन के कारण मुख्य अर्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ का बोध हो, वहां प्रयोजनवती लक्षण। जैसे शिवाजी शेर है ना। अब शिवाजी शेर है, या फिर मैं आपसे कह दूं ये आज के हिसाब से लिया गया, हमने पुराने रूढ़ के हिसाब से, पुराने जमाने के हिसाब से नहीं लिया है। इसके बाद जैसे शिवाजी तो शेर थे, वह लड़का शेर है, ये सारे प्रयोजनवती में आते हैं। आगे देखते हैं इसको, और आगे देखते हैं। और इधर ये बहुत सारी चीजें हैं, और इसके बाद ही ये दोनों लक्षण शक्ति हमारी पूरी। उसके बाद अपनी व्यंजना और बच्ची, इसका और देख लेते हैं, रोकना इसको। जैसे ये रूढ़ी लक्षणा के और उदाहरण है। जैसे मोहन हवा से बातें कर रहा है, तो मैंने आपसे कहा था हवा से बातें करना एक मुहावरा है। कमर कसना एक मुहावरा है ना, उसने तो कमर कस ली, खून में डूब गया। इस तरह से कुछ मुहावरे हैं। उन मुहावरों का प्रयोग यदि बीच में, जैसे हवा से बातें कर रहा, मतलब कहता ना ये तो आदमी तो हवा में उड़ रहा है यार, आजकल बहुत हवा में उड़ रहा है, ये सीधे लोगों से मुंह बात ही नहीं करता, बहुत हवा में उड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के ऐसे सारे शब्द जो रूढ़ के दुनिया के है ना, सैनिकों ने कमर कस ली, लाठियां चल गई, कश्मीर खून में डूब गया, कश्मीर नहीं, कश्मीर के लोग जो हैं वो खून में डूब गए। तो ऐसे इस तरह से देखो, लाल पगड़ी जा रही है, सारा घर मेला देखने गए, घर थोड़ी मेला देखने गए, घर के लोग मेला देखने गए। उसमें सारा कहते ना कि सारा घर मेला देखने गए, तो सारा घर थोड़ी मेला देखने गए, घर के लोग मेला देखने गए। आपका पुत्र तो ऊंट है कि नहीं, आपका पुत्र तो गधा, ये देखो यहां पर है ना, ये नरेश तो गधा है, सीता तो एकदम गाय है। जैसे मैं कह दूं केशव तिवारी तो एकदम गाय है, आई समझ में, तो एकदम गाय है। नरेश तो गधा है। तो कुल मिलाकर के ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद है प्रयोजनवती। अब सुनना मेरी बात, यहां आपको देखो, यहां भी शेर मिल रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि सर हम कंफ्यूज हो रहे थे, मैं आपको एकदम आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं। अब मेरी बात सुनो, यहां मैंने, आप ध्यान से सुनना, इसका अर्थ कैसे पता चलेगा, कि आपको कैसे पता चलेगा रूढ़ है कि प्रयोजन है। देखो मैंने सीधा कहा है किसी के लिए, जैसे पुराने जमाने के लिए शब्द फिक्स है। अब आप ये कहोगे सर यहां भी फिक्स है शेर, फिर आप प्रयोजनवती कैसे है? अब इसका उत्तर सुनना ध्यान से। मैंने सीधे सीधे एक व्यक्ति पर ब्लेम लगाया कि ये व्यक्ति तो गाय है, ये शेर है, सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन किसी दिन वो व्यक्ति शेर नहीं है, लेकिन चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए मैंने मेरे मतलब के लिए उसको कह दो, वाह यार ये छोरा तो बहुत, क्योंकि मेरा मतलब साधना, उसने मेरा प्रयोजन साधना उस दिन, और दिन तो मैं उसे हर कुछ कहता हूं, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा नहीं यार आज तो अपना कुछ खास मतलब है। तो जिस दिन किसी प्रयोजन के कारण, किसी अपने मतलब के कारण यदि हम लक्षण का प्रयोग करें केवल एक ही दिन, जैसे मैं कहता हूं वाह यार केशव ये मेरा शेर है, तो केवल एक ही दिन के लिए प्रयोग किया जाए तो वो वहां पर प्रयोजन है। जैसे उसका मन पत्थर का बना है, हम तो गंगावासी है, तो गंगा के थोड़ी, गंगा के किनारे रहते हैं, है ना। इसके बाद है यह यमुना पुत्रों का नगर है, वह ताजमहल, यह ताजमहल का पूरा पुलिस को देकर के चोर चौकन्ना हो गया। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो कुछ समय के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं, तो वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। आगे देखते हैं व्यंजना। अब सुनो, ऐसी शक्ति जो मुख्यार्थ को भी छोड़ दे और लक्ष्यार्थ को भी छोड़ दे, क्योंकि लक्ष्यार्थ होगा तो लक्षणा हो जाएगी, तो मुख्यार्थ को भी छोड़ दे और लक्ष्यार्थ को भी छोड़ दे और तीसरा ही अर्थ ग्रहण कर लो वहां, तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कैसे होती है? दूसरे शब्दों में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ को त्याग कर ये शब्द शक्ति चाहे तो आप नोट कर सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे परीक्षा में ये 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है और इसमें है कुछ नहीं, तो थोड़ा सा अंतर पता कर लिया जाए तो आराम से वो ज्यादा ये प्रश्न पूछेगा शब्द शक्ति के प्रकार या उदाहरण। तो मैं तो कह रहा हूं अभिधा का एक उदाहरण तैयार कर लो, इसमें से एक लक्षणा का कर लो और एक व्यंजना का कर लो, कोई बहुत बड़ा वो प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं, और उसके बाद भी पूछता है तो अपने को ज्ञान और नॉलेज होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब मैंने आपको व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा बताई है कि मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ, ये देखो जब किसी शब्द के मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ को छोड़कर कोई तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाए वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है, ठीक है। ये आपकी इसमें भी नहीं दी गई, निदानात्मक में भी, लेकिन ये जो अच्छे बच्चे हैं आप नोट्स तैयार करते हो अपने, तो नोट्स में सारा संग्रह आपके पास होना चाहिए, क्योंकि 9वीं से लेकर 12वीं नहीं, आगे भविष्य में, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय, हिंदी और अंग्रेजी जो कभी खत्म नहीं होता, चाहे आप कोई से सब्जेक्ट लो, साइंस लो, चाहे कॉमर्स लो, चाहे कुछ भी लो। तो मेरा कहने का मतलब आपके पास बकायदा नोट्स होने चाहिए ताकि आप भविष्य में भी
आपको कहीं किसी का मुंह नहीं देखना पड़े, आराम से आपके पास सारा संकलन होना चाहिए सभी नोट्स का हिंदी के। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आप जब जब भी मैं आपको ऐसी चीजें समझाता हूं तो आप हाथों हाथ इसे रफ में नोट करके और फिर उसको अच्छे साफ सुथरे तरीके से उसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति भी दो प्रकार की होती है। अब ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। जहां सुनो, जहां शब्द में देखो, जैसे हमारे यहां शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार होता है, शब्द के अंदर अर्थ अलंकार हो, शब्द के अंदर अर्थ मतलब चमत्कार उत्पन्न होता है तो शब्द अलंकार, और शब्द के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है तो अर्थ अलंकार। ऐसे ही यहां पर देखो, यदि किसी के शब्द में व्यंजना है, कि शब्द में ही व्यंजना है, तो हम लोग उसको शाब्दी व्यंजना कहेंगे, और शब्द में नहीं है। अब आपको अभी देखो क्या समझ में आएगा क्या है। देखो इधर, किसी विशेष शब्द के प्रयोग के कारण, अर्थ नहीं, उस शब्द में ही है व्यंजना, तो परंतु उस शब्द को हटा दो, मान लो हटा के पर्यायवाची रख दो। जैसे मान लो हम यहाँ कनक कनक लिखते हैं, अब दोनों कनक और कनक लिखेंगे तो ही यमक अलंकार होगा, लेकिन कनक लिख करके यहाँ इसका समानार्थी इसका पर्यायवाची लिख दे, कनक सोना पे सुगन, ऐसा अर्थ लिख दूं, कविता का अर्थ तो वही निकलेगा, लेकिन अलंकार क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसका अर्थ मैंने वही लिख दिया, कविता में अर्थ वही निकलेगा, लेकिन अलंकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अलंकार जो शब्दों में था न कि उनके अर्थों में था। आ रही मेरी बात समझ में? सबको क्लियर हो रही? यदि कोई भी आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेखट के पूछ सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रश्न करेंगे तभी मुझे ये पता चलेगा कि मैं कहाँ आपको समझा पाने में असमर्थ हूं या कहां गलत हूं। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा कोई लगता है कि कोई टिप्पणी आपको समझ में नहीं आ रही, कोई गलती है, तो आप उसको भी सुधरवा सकते हैं। अब देखते हैं, तो किसी शब्द विशेष शब्द के प्रयोग से व्यंग्यार्थ का बोध होता है, परंतु उस शब्द को हटाकर यदि पर्यायवाची रख दे, जैसे मैंने अभी बोला था कनक कनक में, उसका हटा के पर्यायवाची रख देंगे, अर्थ तो निकलेगा लेकिन वो अलंकार खत्म हो जाएगा। जैसे सोना कितना सोना है, सोने की जैसे कह दूं तो सोना कितना, वो जैसे नाम है ना शीला कितना, वो शीला की जवान शीला कितना सोना है, ऐसे मान लो अपन ने अर्थ शब्द का बदल दिया तो अर्थ तो वही निकलेगा, लेकिन क्या होगा, है ना, वो उसका अलंकार खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं, ये श्लेष अलंकार आपने पढ़ा है। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है, श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द एक बार आता है और उसके अर्थ कई सारे होते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने श्लेष अलंकार। तो देखो यहाँ शब्द में पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इस पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति शब्द कैसे, पानी चला जाए, देखो ये तीन अर्थ है, इधर ध्यान से सुनना, पानी के तीन अर्थ है, ये पानी का जो पानी चला जाए मान लो, तो पानी के तीन अर्थ है, कैसे अर्थ है ना, देखो पानी जी, हाँ इसके तीन अर्थ है, एक ये 1 2 और 3। यदि पानी चला जाए अर्थात मोती के अंदर, इसका अर्थ होता चमक, यदि मोती, पानी का अर्थ क्या हो, चमक, यदि मोती की चमक चली जाए तो ना उभरे ना उसका कोई कीमत नहीं होती है। मनुष्य, यदि मनुष्य का पानी चला जाए, मनुष्य का पानी का मतलब था इज्जत, उसकी इज्जत चली जाए तो ना उभरे, कुछ नहीं हो सकता। और चून या ना आटा, आटे में ऐसे, यदि उसकी आटे में, आटे का अर्थ है पानी, यदि आटे में पानी ना हो तो आटा किस काम का, आप बिना पानी के आटे का कोई उपयोग कर सकते हैं क्या? तो तीन अर्थ है, मोती मानस चून, मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में सम्मान। तो मोती के अर्थ में देखो, मोती के अर्थ में क्या होगा, चमक। बस ये अपनी पूरी हो गई, बस एक मिनट का और है, ये चमक, मोती के अर्थ में क्या होगा बच्चों, चमक। और मनुष्य के अर्थ में क्या होगा, मनुष्य के अर्थ में होगा इज्जत या सम्मान। और इस चून के अर्थ यानी आटा, चून का मतलब होता आटा, और आटे के अर्थ में क्या होगा, पानी। आई समझ में? तीनों अर्थ आपके सामने स्पष्ट है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं आरती व्यंजना। जैसे सुबह हो गई, अब आपसे कोई कहता है सुबह हो गई, इसका मतलब कोई अलग अर्थ निकलता है। शाम हो गई, शाम को आपको दीपक, जैसे घंटी बज गई तो घंटी बजते आपको पता चला बाहर जाना है, बादल छा गए, इस तरह के आप उदाहरण लिखना चाहें तो आप ये उदाहरण लिख सकते हैं। और इसके बाद देखते हैं, ये आप तीन उदाहरण, या जैसे घंटी बज गई, एक और लिख सकते हैं, घंटी बज गई, या पीरियड लग गया, अब आपको पता चले कहां जाना है, मैदान में जाना है, कौन से विषय को पढ़ना है, इस तरह से आया समझ में? तो इस तरह से हमारी शब्द शक्ति पूरी हुई।
और लगातार वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे तो नई नई वीडियो मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।